स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक साइंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। फ्रेंड्स, अगर आप सोचो कि परिवर्तन क्या होता है तो सिंपल सी बात है, बदलाव या बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करो उससे पहले आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है। अब आपको लग रहा हो कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, तो वो आप मैं जैसा बोल रही हूँ वो आप करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब जब आपने आसपास की चीज़ों को देखा तो आप ऐसा ज़रूर पाते होंगे कि हमारे चारों ओर की परिवेश में जो भी चीज़ें उसमें कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि हमने जो चीज़ें कल देखी थी वही चीज़ अगर हम आज देख रहे हैं, या फिर जो चीज़ें हमने 1 महीने पहले देखी थी और उस चीज़ को हम आज देख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ ही होगा। ऐसा होता है। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो बहुत ही अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे परिवर्तन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स को देखना चाहो तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। यानी कि खेतों में जो किसानों द्वारा फसल बोया जाता है उसमें क्या हम देखते हैं, पहले वो पौधा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें फूल लगते हैं और बाद में उसमें फल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, समय अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहता है। वहीं अगर हम पत्तियों की बात करें तो पहले जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है और बाद में क्या होता है, वो सूखती है और उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और जब वो पूर्णतः सूख जाती है तो क्या होती है, पेड़ों से नीचे गिर जाती है। अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देखते हो कि जो फूल होते हैं गमले में या फिर जो आपने कहीं लगाया है, तो वो क्या होते हैं, खुद से खिलते हैं और फिर मुरझा भी जाते हैं। आपने उसे खिलाया था? नहीं, आपने तो नहीं कहा था कि अब तुम खिल जाओ और अब तुम मुरझा जाओ, लेकिन क्या ऐसा तो हुआ ना खुद से? तो ये सब क्या है, हमारे आसपास की चीज़ों में होने वाले परिवर्तन हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस यही परिवर्तन होगा, और भी बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में नोटिस करते हैं। आप अपने आसपास देख रहे होंगे और आपके माइंड में आ भी रहा होगा कि अच्छा, इस चीज़ में ये परिवर्तन हुआ है। तो ये जब चीज़ें आपने सोच ली तो आइए, अब आपके दिमाग में एक भूमिका बंध गई है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है कि हम अपने आसपास जितने भी परिवर्तन देखते हैं फ्रेंड्स, वो कितने प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं? 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। यानी कि हम अपने आसपास की चीज़ों में जो भी परिवर्तन देखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल आकार और रूप ही परिवर्तित होता है। यानी कि वैसे सभी परिवर्तन जिसमें बस पदार्थ का रूप बदल जाए या फिर उसका आकार बदल जाए, तो वो कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, ज़्यादातर जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मैक्सिमम भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते। तो आपको इससे एक सेंटेंस बना के भी पूछ दे सकता है कि क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? तो आपको वहाँ पे साफ तौर से बताना है कि नहीं, ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उत्क्रमणीय का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन उसके बारे में हम जाने कि उत्क्रमणीय क्या होता है, उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन किस तरीके का परिवर्तन है। तो देखिए, बर्फ़ का पानी बनना तथा पानी का भाप बनना, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आटे की रोटी बेलना,
बल्ब का जलना, अनाज से आटे का बनना, सुई का चुंबक बनना, मोम का पिघलना, ये जितने भी परिवर्तन है वो कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और किस तरह का परिवर्तन होगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। अभी हमने उत्क्रमणीय शब्द यहाँ पे देखा था ना, तो उसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस से परिवर्तित हो जाए उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी कि उत्क्रमणीय क्या हो गया? जो भी परिवर्तन आया है पदार्थ में वो क्या हम उसको पूर्व अवस्था में वापस ला सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, गीले कपड़ों का सूखना। फ्रेंड्स, अगर हम कपड़े को सुखा देते हैं तो क्या अब वो कभी गीला नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा गीला, क्योंकि अगर हमने कपड़े को सुखाया है तो फिर हम उसे पहनेंगे और जब वो गंदा होगा तो फिर से उसे हम धो लेंगे और जब धो लेंगे तो वो क्या गीला होगा और पुनः उसे फिर से सुखाया जाएगा। यानी कि हमने गीले कपड़ों को सुखाया तो सही, लेकिन सुखाने के बाद हम उसको फिर से गीला कर सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। वहीं अगर हम ऊन के धागे से स्वेटर बुनते हैं और अगर हमें वो पसंद नहीं आता है तो हमने जो वो बुना था उसको फिर से बुनाई को निकाल करके हम फिर से ऊन प्राप्त कर सकते हैं और फिर मनचाहा स्वेटर बना सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। वहीं अगर खींची रबर बैंड से जब वो सामान्य साइज का रबर बैंड बनती है तो वो भी कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जमी आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम भी क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी कि यहाँ हमने जितने भी परिवर्तन देखे हैं हम उसको पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब आपको एक बात ये लग रहा होगा कि अभी तो मैंने बोला था कि ज़्यादातर परिवर्तन जो भौतिक होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन बहुत सारे भौतिक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो कि उत्क्रमणीय नहीं होते। ये लाइन अभी हमने पढ़ी थी ना, तो देखिए हम इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्फ़ का पानी बनना तथा पानी का भाप, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है ही, लेकिन ये क्या साथ में उत्क्रमणीय है? हाँ है, क्योंकि जब बर्फ़ से पानी बनेगा और जब पानी से भाप बनेगा तो हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? भाप को पानी में बदल सकते हैं और पानी में बदल के हम लोग फिर से उसका बर्फ़ भी बना सकते हैं और फिर उसको गर्म करके पानी का भाप भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भौतिक परिवर्तन के साथ साथ उत्क्रमणीय भी हो गया। लेकिन अगर आपने आटे की रोटी बेली है, जो सूखा आटा होता है, आपने उसको गीला किया फिर आपने उसका रोटी बना दिया, तो क्या आप उससे फिर से सूखा आटा प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन तो होगा, लेकिन ये उत्क्रमणीय नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम आटे की लोई से रोटी को बेलें और वो गोल ना बने तो हम उसे पुनः लोई में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, हम लोग उसे फिर से बंद भी कर सकते हैं और फिर से जला भी सकते हैं, तो ये क्या? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। वहीं अगर हम अनाज से आटा बना दें, यानी कि हम गेहूं को पीस दें या फिर चावल को पीस कर उसका आटा बना दें, तो क्या हम फिर से उससे चावल या गेहूं प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन तो होगा लेकिन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगर हम सुई का चुंबक बना दें तो वही बात है, अब आप समझ रहे होंगे। वहीं जब हम मोम को पिघला देते हैं तो क्या वो पिघला हुआ मोम जब ठंडा होता है तो वो फिर से मोम बन जाता है, तो ये भौतिक है और साथ में उत्क्रमणीय भी है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन को हम कब कहेंगे कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अभी हमने उत्क्रमणीय पढ़ा था और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अनुत्क्रमणीय। तो आप टेंशन मत लो फ्रेंड्स, मैं हूँ ना, आगे आपको बताऊँगी कि अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। अर्थात आपको ये भी बताया जा रहा है कि कहने का इसका मतलब क्या है। तो देखिए, वह परिवर्तन जो वापस अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते तथा एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी ये क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब है कि वे सभी परिवर्तन जो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते। हमने भौतिक परिवर्तन में देखा था कि बहुत सारे ऐसे भी परिवर्तन थे जिसको हम पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि
पूर्व अवस्था में हम प्राप्त तो नहीं ही कर पाते हैं, साथ ही परिवर्तित होकर वो नया उत्पाद बन जाता है, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, तो दूध से दही का बनना, कच्चे अंडे का उबलना, गाय के गोबर से बायोगैस का निर्माण, कागज़ को जलाकर राख बनाना। अगर हम कागज़ को जला दें तो क्या हम उससे पुनः कागज़ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गाय के गोबर से बायोगैस का हम निर्माण कर ले, उसके बाद हम चाहें कि हम उसको फिर से गोबर बनाएं तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूध से दही बनने के बाद हम पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हमने कच्चे अंडे को उबाल दिया है तो हम फिर से चाहें कि हम उसको कच्चा अंडा बना ले तो नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का जितना भी परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। फ्रेंड्स, आपको अगर मैं सिंपली बताऊं तो आपको कह देती हूं कि जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं ना, वो उत्क्रमणीय परिवर्तन का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? तो आइए इसके भी डेफिनेशन जान लेते हैं। ऐसे आप अब तक समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। वही तो मैंने अभी कहा था। उत्क्रमणीय में हमने देखा था कि पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय उसका जस्ट अपोजिट है, वो पूर्व अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता। सभी रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि कुछ भौतिक परिवर्तन भी अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत सारे भौतिक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो कि उत्क्रमणीय होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। तो उत्क्रमणीय नहीं होते हैं इसका मतलब क्या है? अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो वही आपको बताया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ भौतिक परिवर्तन में है कि भौतिक परिवर्तन में कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय होंगे तो कुछ अनुत्क्रमणीय होंगे। लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि हम किसी भी रासायनिक परिवर्तन को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बताया जा रहा है धूप बत्ती का जलना। आप जब भगवान की पूजा करते हो और धूप बत्ती जलाते हो तो क्या वो जलता है तो उसके बाद राख बन जाता है। आप उसे पुनः धूप बत्ती बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से आटे से रोटी बनाना, जब हम आटे को रोटी में बना देते हैं, यानी कि जब हम गैस पर रख कर उसको सेक लेते हैं, तो क्या अब पुनः जो आपने रोटी बनाया है उससे आटा प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से जब हमने माचिस की तीली को जला दिया तो जला दिया, अब हम दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं जलाने में। तो इस तरीके के जितने भी परिवर्तन होते हैं वो कैसे परिवर्तन होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो आपको ये सब याद रखना है और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो बची हुई बातें हैं उसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसका दो तरीका है। एक तो ये है कि हम उसको गर्म कर सकते हैं और जब हम उसे गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। और अगर हम उसमें कुछ नया चीज़ मिला दें, यानी उसमें हम नई चीज़ों को मिश्रित कर दें, नए पदार्थों को मिला दें, तो भी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको किसी भी पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए दो तरीक़ों को बताया गया है जो आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना था फ्रेंड्स, जो आपके बुक में विस्तार से तो नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी ये शब्द आया है तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसार की, यानी प्रसार किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं। यानी कि हम कब कहेंगे कि उस वस्तु में प्रसार हो रहा है? यानी कि जब हम उसे गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे? या तो वो फैलेगा, नहीं तो फिर पिघलेगा। और जब ऐसा होगा तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कि वह प्रसारित हो रहा है, यानी कि उसमें प्रसार हो रहा है। और अगर हम बात करें संकुचन की, तो देखिए, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, तो इसे ही हम संकुचन कहते हैं। यानी कि जब वस्तु को गर्म किया जाए तो वो फैल जाए और जब हम उसे ठंडा करें तो वो पुनः सिकुड़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? संकुचन कहेंगे। तो आपको प्रसार और संकुचन बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारी बातें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो संकुचन और प्रसार है ना, ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी, जब आप नेक्स्ट क्लास की बुक्स को पढ़ोगे तो भी आपको बहुत बार यूज होगा। तो उससे अच्छा है ना कि हम अभी इसको इतने अच्छे से याद कर लें ताकि आगे कभी भी हमें इसके बारे में पढ़ना हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं आवर्ती परिवर्तन।
अवैधी परिवर्तन का मतलब क्या होता है? वह परिवर्तन जिसकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वैसे परिवर्तन जिसका नियमित समय के पश्चात या फिर नियमित अंतराल के बाद क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है, यानी कि दोहराई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवैधी परिवर्तन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य का उगना, रोज़ सुबह सूर्य उगता है ना, तो उसका तो फिक्स टाइमिंग है, तो वही आपको बताया जा रहा है कि वह परिवर्तन जिसकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो तो वह अवैधी परिवर्तन कहलाती है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो, सूर्य का उगना, अनावैधी परिवर्तन, ये तो सिंपल सी बात है, अवैधी परिवर्तन का अपोजिट हो जाएगा अनावैधी परिवर्तन। तो देखिए इसे हम कहेंगे कैसे? वह परिवर्तन जिसकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति होती है वो अवैधी परिवर्तन, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है निश्चित समय पर उसे हम लोग अनावैधी परिवर्तन कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि गलन क्या होता है। तो देखिए, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई भी वस्तु को जब हम एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु का एक ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टेम्परेचर पे आकर के गल जाएगा, यानी वो द्रव अवस्था में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई किसी भी वस्तु का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, फिक्स तापमान होता है जहाँ पे कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे अगर हम लोहे की बात करें तो आप लोहे को गर्म करोगे तो वो नहीं पिघलेगा, लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो उसका एक ऐसा टेम्परेचर हो जाएगा जहाँ पे कि वो पिघलने लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। तो उसी तरीके से बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो कि निश्चित तापमान पर आकर क्या होती हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, और जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम वाष्पन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये तो हम पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तो इतना ही था हमारे इस चैप्टर में। इस तरीके से हमारी ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।